उत्तराखंड में मजार पर सियासत जारी। सीएम धामी बोले होगा अवैध मजारों पर एक्शन। कांग्रेस बोली 2024 से पहले बीजेपी की पुष्टिकरण पॉलिटिक्स। उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ रहा असंतोष। हाईकमान तक पहुंचा मामला। प्रदेश में शीघ्र भेजे जा सकते हैं पर्यवेक्षक। प्रीतम बोले पर्यवेक्षक आए स्वागत है, लेकिन बयानबाजी में सबको संतुलन बनाने की जरूरत। चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए शुरू होगी टोकन वितरण और कतार प्रबंधन व्यवस्था। दर्शन के लिए लंबी कतारों से मिलेगी श्रद्धालुओं को मुक्ति। पर्यटन मंत्री ने दी जानकारी। दर्शन के लिए लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति। नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार पुलिस ने 7 लाख रुपए की अवैध स्मैक की बरामद। रावण सहित 5 को किया गिरफ्तार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चारधाम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाए, सरकार ने इसकी व्यवस्था कर ली है। ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर पाएं, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। उत्तराखंड में नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश संगठन और वरिष्ठ प्रभारी नेताओं के निशाने पर हैं। पार्टी में समन्वय बनाने और बढ़ते असंतोष को थमाने को पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश में जल्द ही पर्यवेक्षक भेजे जा सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जानकारी संगठन को होगी, लेकिन अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और कांग्रेस को ही खत्म कर रही है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। जनता ने तो कांग्रेस को नकार दिया है। जो उनकी गुटबंदी है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने वाली है और मेजोरिटी में आने वाली है। इसलिए कांग्रेस के लोगों में छटपटाहट है। कांग्रेस के लोगों में ये दौड़ भाग लगी हुई है और वहाँ कोई अनुशासन नहीं रह गया। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। अब उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जिस सरकार के समय ना स्मार्ट सिटी दिखाई दी, ना अमृत सिटी दिखाई दी, ना सांसदों ने जो गांव गोद लिए उसकी स्थिति दिखाई दी, अब 15 दिन रह करके क्या कर लेंगे? जिन सांसदों ने पूरे कार्यकाल में जो है मुंह मोड़ के रखा, अब वो 15 दिन गांव में जाएंगे, क्या कहने जाएंगे? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? क्या अर्थव्यवस्था सही है? विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या बताएंगे? ये तो एक एजेंडे पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी और वो एजेंडा है सांप्रदायिकता का खेल। और जब जब चुनाव होता है तब तब उस एजेंडे पे काम करते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड प्रथम स्थान पर रही थी। मानसखंड के चंपावत आगमन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने झांकी की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। रथ जिला मुख्यालय से विभिन्न क्षेत्रों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी समेत अन्य अधिकारियों ने झांकी का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका पूरा उत्तराखंड में भ्रमण चल रहा है। कल ये बनवर साहब मौजूद थे। आज जो चंपावत की यहाँ पहुंची है, आज इसको हरी झंडी दिखाकर लोहाघाट पार्टी 12 से होते हुए ये पिथौरागढ़ की ओर रवाना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति है, इसका विस्तार करना है, इसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि
उत्तराखंड की झांकी पूरे देश के अंदर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जहाँ तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की बात है, वास्तव में उनकी सोच को ही मैं धन्यवाद अदा करूँगा, जो इस मानसखंड की झांकी को बनाने के पीछे जो उनका एक सोच थी या उनकी एक कल्पना थी, वो कल्पना इस झांकी के माध्यम से देश के मंच पर उसको प्रथम स्थान मिला। और ये पूरे प्रदेश के अंदर इसमें जो हमारे चारों धामों की झलक इस झांकी में दिखती है, उसको पूरे प्रदेश के अंदर में हम झांकी को घुमाने के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां जुंडा प्रखंड के टिपरा गांव में एक नाबालिग की शादी उसके परिजन फर्जी दस्तावेज बना करके करवा रहे थे। इतना ही नहीं, नाबालिग के परिजनों ने पुलिस चौकी में दादी और ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रार्थना पत्र भी दिया था ताकि कोई शादी में बाधा ना बने। हालांकि जब इसकी शिकायत बाल कल्याण समिति को लगी तो बाल कल्याण समिति ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी। फिलहाल अधिकारियों ने जन्म प्रमाण पत्र की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। चाहे वो मैं करूं या कोई और करे, तो जैसे कि शासन प्रशासन को भनक लगी है कि वहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, रोका गया है बाल विवाह, लेकिन आगे इसमें कोई भी कार्रवाई होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही है। अब ये तो कर्मचारी अधिकारी ही जान सकते हैं, शासन प्रशासन ही जान सकता है कि इसमें कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि जो गलत है वो गलत है, चाहे उसमें गलत मैं करूँ या दूसरा करे कोई। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि वो जो है इसमें ठोस से ठोस कदम उठाएं और इसमें जो कुछ भी हो, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की बेटियों को जो है न्याय मिलेगा। उस पर हमने सीधे डीपीओ को, पुलिस को, एसपी ऑफिस को, तहसीलदार टुंडा को अवगत कराया कि आप लोग हमारे साथ चलें और इस विवाह को रुकवाएं। तो हम लोग साथ चल के सारी टीम से हम लोग गए थे वहाँ और उस शादी को रुकवाया। वहाँ से उस लड़की की मां को हमने ला करके वन स्टॉप सेंटर रखा। उसके बाद हमने तुरंत लेटर बना के एसपी और जिलाधिकारी उत्तरकाशी को अवगत कराया था। यहाँ तक कि आय को भी लिख दिया था। उस लड़की के जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उसकी जो हाई स्कूल मार्कशीट है उसमें उसकी आयु जो है 16 वर्ष के कुछ दिन पाई गई और अन्य दस्तावेजों में उसमें कहीं पर उसकी आयु 18 वर्ष है, कहीं पर उसकी 23 वर्ष हो रही है। सारी जगहों से मैंने सारे कागज़ तलब करके उनकी देख रेख जाँच करके मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया इस संबंध में और उनके द्वारा जो है इसकी जाँच की जा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए टोकन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि लंबी लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही साथ प्रत्येक धाम में आवासीय क्षमता को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। हल्द्वानी शहर में इन दिनों सड़कों का बुरा हाल चल रहा है। इसी के चलते दमोह के दूंगा क्षेत्र में पूजा पुल के पास लगभग 3 किलोमीटर के नहर कवरिंग का काम चल रहा है, जिसमें सिंचाई विभाग, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम सभी विभाग काम कर रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर खुदाई की वजह से कुछ दिन पहले एक महिला की मौत भी हो गई थी। इसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने समस्त अधिकारियों की एक बैठक ली और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। सड़क एक्सीडेंट में एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई, तो उसको लेकर हमने कमिश्नर साहब को अवगत कराया था। तो कमिश्नर साहब ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आगे यहाँ की जो भी सड़कों की स्थिति है, जो यहाँ की नहर कवरिंग होनी है, इन सारी स्थितियों से इनको अवगत कराया और कमिश्नर साहब ने सबको
आदेश दिए हैं कि इनको शीघ्र से शीघ्र नहर कवरिंग का कार्य और ये जो भी कार्य अटके हैं इनको शीघ्र पूरा किया जाए। काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पर रोड का काम चलते चलते, अभी बीच में पाइपलाइन पड़ी है, तो रोड जो है काफ़ी जगहों पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से अभी विगत 1-2 दिन पूर्व एक महिला उसमें गिरकर बेचारी आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई। रोड के किनारे जो पाइपलाइन है उनमें लगातार पानी बह रहा है, क्योंकि बहुत जगह से पाइपलाइन टूटी पड़ी है। अभी कमिश्नर साहब ने काफ़ी जितने भी विभागीय लोग थे सभी को बताया कि आपने कैसे काम करना है, और उम्मीद है कि जल्दी ये इस पर काम होगा और रोड सही बने। ये चंबल पुल से लेके चौफला रोड पे जो काम हो रहा है, इसमें 2-3 इसके कंपोनेंट्स हैं। एक तो बिजली की शिफ्टिंग, पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग, उसके ऊपर नहर की कवरिंग, और फाइनली पूरे रोड सरफेस का काम जो कि पीडब्ल्यूडी को करना है। जो शिफ्ट किए हैं पाइप्स अभी तक, उसके बाद उनकी ये एस्टिमेट में था कि उनको उसकी मिट्टी की रैमिंग करके, कॉम्पैक्शन करके, लेवल करके उसको देना है, वो नहीं हो रखा है। साथ ही साथ मल्टीपल जगहों पे लीकेजेस हैं, जिससे कि जो पुरानी रोड है उसको भी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ जो मौके पे लीकेजेस पाई गई हैं, इनको शाम तक रिपेयर करने के, बल्कि आज रात तक रिपेयर करने के डायरेक्शंस मैंने दिए हैं। कौन उसके लिए जिम्मेदार जो इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है कि लीकेजेस हैं, उनके विरुद्ध भी उनको स्पष्टीकरण लेते हुए जो भी दंड उचित वो दिया जाए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर से अवैध मज़ारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर के भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान का राज्य के साधु संतों ने स्वागत किया। तो वहीं इस मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है। सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। तो अवैध मज़ारों पर घमासान छिड़ गया है, जहां पर लव जिहाद को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आने वाले 4 दिनों में मौसम में बदलाव का दौर देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इसके चलते लोगों को फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। तो वहीं मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 18 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी चलते तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी होने की संभावना है। मौसम को लेकर के किसानों ने भी चिंता जाहिर की है। तो अगले 4 दिनों में मौसम बदल जाएगा। मौसम निदेशक का अनुमान है कि 18 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। अब इसे लेकर के फसल को लेकर के जो किसानों की चिंता है वो बढ़ गई है। मौसम निदेशक ने मौसम को लेकर के यह अनुमान लगाया है। 4 से 5 दिन देखेंगे कि मौसम करीब करीब साफ ही रहने वाला है, और जो तापमान है वो अभी 2 से 3 डिग्री और भी बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में वो जो है सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री जो है 17-18 तारीख तक जब आप जाएंगे तो सामान्य से इतने ऊपर वो आएंगे। तो अभी 3 से 4 दिन मौसम साफ है, लेकिन जब 18 तारीख को आप जाते हैं तो 18 से मौसम में बदलाव होगा। तो 19, 20, 21 में जो आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में करीब करीब मिलने वाली है। तो जो फसल तैयार है, गेहूं की फसल खासकर है, जो विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, तो उसको काट लेनी चाहिए अभी जो 2 से 3 दिन 4 दिन का जो समय है। लोहाघाट में डाकघर में आधार सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां मशीन खराब होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से केंद्र में ताला पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। इससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि एसडीएम को मशीन खराब होने की जानकारी दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। आधार सेंटर लोहाघाट में 20 से 25 आदमी डेली आते हैं, जो कि 5 दिनों से मशीन खराब होने के कारण
आदमी इतनी दूर से आने के बाद अपना टिकट खर्चा कर करके वापस घर को जा रहा है सर, और आधार बन नहीं पा रहे हैं। लोहाघाट पोस्ट ऑफिस स्टाफ का कहना था कि सर मशीन रिपेयर होके आ चुकी है, जो कि कल इस्टेब्लिश करने के बाद रिपेयर हुई जो मशीन है उसका स्कैनर और प्रिंटर वो चालू करने के बाद सर एक भी आदमी का आधार कार्ड नहीं बन पाया। इसके बारे में जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए करके, और एसडीएम लोहाघाट महोदय को भी मैंने फ़ोन पर वार्ता की और उन्होंने कहा कि इसमें जो है ऑफिस स्टाफ से बात करके इसको चालू कराएंगे। सर हमारी प्रिंटिंग मशीन सर लगभग एक हफ्ते से खराब हो गई है, जो कि सर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग होती है, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं हो पाए, इसलिए सर बंद चल रहा है। कल लगभग हमारा बन के आ जाएगा सर प्रिंटिंग मशीन। 3 बार हमने पिथौरागढ़ एचओ को लिख दिया है सर, उन्होंने भी मिस्त्री को दे रखा है सर। आधार स्कैनर खराब हो गया है, जिस कारण काम बाधित हो रहा है। 2-3 दिन में सही होकर आ जाने। स्कैनर में दिक्कत आ रही थी सर, तो डॉक्यूमेंट को सही प्रकार से स्कैन नहीं कर पाया, जिससे कि लोगों के जो है रिजेक्ट होने की संभावना है। इस वजह से आधार का काम भी बंद किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्रों की बाढ़ सी आई हुई है। आपको बता दें कि हर गली मोहल्ले में नशा मुक्ति केंद्र देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए परिजन उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेजते हैं। लेकिन आलम यह है कि नशा मुक्ति केंद्र खुद संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों नशा मुक्ति केंद्र में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया था, जिसे लेकर समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि जिस प्रकार नशा मुक्ति केंद्र में इस तरह के कारनामे हो रहे हैं वो सोचने वाली बात है। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो जिलाधिकारी को इस तरह के नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करने को लेकर एक पत्र लिखेंगे। पूर्ण घटना हुई है और मैं समझता हूं कि नशा मुक्ति केंद्र जैसे स्थानों पर ऐसी घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नशा मुक्ति केंद्र जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित हुए हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपने विभाग से इसकी जांच कराएंगे और ऐसे नशा मुक्ति केंद्र को हम बंद कराने का प्रयास करेंगे, जो लोगों को ठीक करने के बजाय अगर उनकी जिंदगी में कोई चीज होती है तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का मैं वचन देता हूं। रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी निवासी 15 वर्षीय किशोर घर से बिना बताए अचानक से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बच्चे की बरामदगी नहीं होने पर परिजनों ने कोतवाली का घेराव किया। तो वहीं कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद लापता छात्र की कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। इस संबंध में पुलिस की टीमों को बढ़ाने के साथ साथ ही एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। मेरा बेटा मैं मावड़ी 8 तारीख शाम को 5 बजे गायब हुआ है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से काफ़ी सहयोग मिला हुआ है। मेरे पुराने एक्समैन साथियों का भी सारा सहयोग मुझे मिला हुआ है और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि अपनों से और प्रशासन से इसी प्रकार मुझे सहयोग की उम्मीद है। और आप लोग भी इस बात को काफ़ी शेयर करिए, जिससे कि मेरा बेटा एक परिवार की उम्मीद वापस लौट पाए। नाबालिग बच्चा अपने घर से गायब हो गया था, जिसकी हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर उसके संबंध में जानकारी की जा रही है। कुल हमारे द्वारा 5 टीमें गठित की गई हैं और इसमें सर्विलांस, सीसीटीवी और एसडीआरएफ से भी हम सर्च करा रहे हैं और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। राजधानी देहरादून के पास सहसपुर के एक रिजॉर्ट में पुलिस ने रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। यहां चंडीगढ़ से 15 युवतियों को देह व्यापार के लिए लाया गया था। मौके से चरस और आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हैं। पुलिस ने युवतियों को छुड़ाकर रिजॉर्ट से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिजॉर्ट मालिक और युवतियों को लाने वाला आरोपी भाग निकला। उत्तरकाशी में मनरेगा के कामों में देरी हो रही है। इसके चलते जनपद के सभी प्रधानों ने कार्य बहिष्कार की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि जनपद में नेटवर्क की समस्या और अन्य तकनीकी कारणों के चलते जनप्रतिनिधि काफी परेशान हैं। समस्याओं को लेकर सीडीओ ने जल्द ही सुधार का भरोसा दिया है। हरिद्वार जिला अस्पताल में कोविड टेस्ट को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है। सीएमओ के निर्देश के बावजूद अस्पताल में पहुंचने वाले कुछ मरीजों की ही सैंपलिंग की जा रही है। ज्यादातर मरीज अस्पताल में पंजीकरण कराने के बाद सीधे फिजिशियन से मिल रहे हैं। तो वहीं जिला अस्पताल की यह लापरवाही कई मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि अस्पताल प्रशासन यह दावा कर रहा है कि लक्षण दिखने पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की रैंडम सैंपलिंग कराई जा रही है, जबकि अस्पताल में भीड़ भाड़ के बावजूद सैंपलिंग के लिए बनाए गए फ्लू क्लिनिक में सन्नाटा पसरा है।
लगातार सुनने में ऐसा है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमारे जिला अस्पताल में फ्लू क्लिनिक एक चालू की गई है, जो हमारे मेन गेट पे ही बनी हुई है। वहाँ पर तो जो सस्पेक्टेड अगर लगता है कि कोविड का, तो उसका कोविड के लिए हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना हुआ है, जो बेला हॉस्पिटल में अलग से बना हुआ है। वहाँ पर हमारे एंटीजन के लिए वहाँ पर भेजते हैं और एंटीजन टेस्ट कराते हैं। ये फ्लू क्लिनिक में लगी हुई है, फ्लू क्लिनिक अलग से रखी है, फिजिशियन हमारे अलग देखते हैं। यदि कोई भूला भटका केस अगर फिजिशियन के पास पहुंच जाता है, उन्हें लगता है कि सस्पेक्टेड है, ये कोविड के सिम्टम अगर मिलते जुलते हैं, तो वो एंटीजन के लिए वहाँ हमारे लिए जांच के लिए भेजते हैं। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान प्रभारी कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते दिनों तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक जसपुर के कार्यालय पर खसरे को लेकर विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच विवाद हो गया था। इसे लेकर कानूनगो सुशील जुडेजा ने थाने में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके साथियों के ऊपर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी पत्रावली से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। हमारी 2-3 लोगों के रिश्वत के खिलाफ हमारी शिकायत है। पटवारी थे पहले, जो रामनगर में पोस्टिंग थे, उन्होंने जो हमारी धान की फसल का नुकसान हुआ था, जो हमारे जायज़ किसान थे, उनको वो पैसा नहीं दिया गया, उसका हमने प्रमाण भी दिया। तो 1 साल से उसके खिलाफ भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा मामला है, जुनेजा नाम का एक पटवारी है, उसे जसपुर में आने के बाद उसे कानूगो बना दिया था, प्रभारी कानूगो, और उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया पैसे लेकर। 1000 रुपये लेकर वो खसरे दे रहा है। उसके खिलाफ हमने तहसीलदार को कहा कल कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो हम धरना नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करी तो 12 बजे हम धरने पर बैठेंगे। तो उसको लेकर हम जो है किसान यूनियन अपनी बार के वकीलों से भी बात की है और अपने कांग्रेस परिवार के लोगों से, और जो आम किसान जो परेशान त्रस्त हैं इन पटवारियों से, उनके खिलाफ मतलब समर्थन लेकर हम धरना देंगे। तो उसी के लिए हम आज धरने पर बैठे हैं। संज्ञान में आया था कि कुछ मतलब विधायक जी कुछ लोगों को लेके आए हैं और उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत ली है और खसरे को लेके कुछ इनका विवाद बढ़ गया था, जिसमें कि हाथापाई की सूचना मिली है। अभी कितना सही है उसकी जांच तो पुलिस कर रही है। उसी के उसमें जब ये बाद में वार्ता हुई थी, उनके द्वारा कहा था कि इनके खिलाफ कोई जो भी है कार्रवाई है वो करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत की जिसमें कि जो ये पैसे दिए गए हैं या इस टाइप से कोई सबूत हमको मिला नहीं है। तो अब उसमें थोड़ी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, क्योंकि किसी जो ये सूचना आ रखी कि प्रधान ने इनके खिलाफ तहरीर दे रखी है, तो वो भी पुलिस जाँच कर रही है, तो उसमें भी मेरा कहना भी उचित। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उनकी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर के चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वेतन विसंगतियों को दूर करने, विभागों में कार्यरत अभियंताओं को अनुरक्षण भत्ता सहित जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर मंथन किया गया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत डिप्लोमाधारी पात्र कार्मिकों को 3 पदों पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। एमसीपी से संबंधित शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।